जय भीम, जय भारत, जय संविधान। मैं बहुजन दस्तक से गौतम रत्ना और आज हमारे स्टूडियो में हैं केतन चक जी। उरई यूपी से आई हुई हैं और अपने आप चल के आई हैं। तो आप सोचिए कि समाज के प्रति बहुजन समाज के प्रति कितनी पीड़ा होगी उनके अंदर कि अपनी बात रखना चाहती हैं हमारे चैनल पर। बहुत बहुत स्वागत है आपका केतन चक जी। आप इतनी दूर से चल के आए और टाइम निकाल के आए हैं। तो कुछ बहुजन आप जिस तरह से काम करें, कुछ मुद्दों पे आपसे बात करना चाहेंगे कि प्रॉब्लम्स कहाँ है और सॉल्यूशन क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे। मैं पीछे एक बहुजन समाज के एक लीडर थे, बड़े लीडर हैं, मिस्टर अशोक सिद्धार्थ जी, जो राज्यसभा से एमपी भी रहे हैं, उनकी वाइफ भी एमएलए रही। उनसे मैंने एक सवाल किया था कि आज जो हमारा बहुजन मूवमेंट जो पीछे जा रहा है, उसके पीछे मैंने एक सवाल उनसे किया कि साहब काशीराम साहब कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक साइकिल यात्रा करते हैं पूरे देश के अंदर, गलियों तक भी, हमारे दिल्ली में भी हर क्षेत्र में, हर कॉलोनी में तक में गए, झुग्गियों तक में जाते थे। तो आप क्यों नहीं वो काम कर रहे हैं, क्योंकि आपकी पार्टी काफी पीछे, आपका ग्राफ चला गया है। तो उनका जवाब था कि सर आज की डेट में, उस टाइम चैनल नहीं होते थे, हमारे बहुजन समाज का सोशल मीडिया नहीं था, ट्विटर नहीं था, फेसबुक नहीं था, ये सब नहीं चलता था, तो आज हमारी बात इस तरीके से लोगों तक पहुंच जाती है। तो मेरे को तो बड़ा हंसी भी आ रही है और दुख भी हो रहा है, क्योंकि मेरा भी कहीं 35 साल का मेहनत उस बीएसपी के अंदर लगा है। चाकों के अटैक झेले हैं मैंने, बड़ा फंडिंग किया है, पैसा भी खर्च किया है और पूरा यूपी में घुमा हूँ दिल्ली के साथ साथ। तो अगर ऐसा होता तो जिसको साहब काशीराम, एक भाजपा को सापनाथ, एक को नागनाथ बोलते थे कांग्रेस को, राइट, उसका सुप्रीमो, उसका मालिक राहुल गांधी पैदल यात्रा क्यों करता? आप क्या सोचते हैं इस बारे में? देखिए, जिस तरह का उन्होंने जवाब दिया जी उस तरह का जवाब कोई छोटा बच्चा भी दे सकता है, जो आजकल फेसबुक या नेता बने घूम रहे हैं। जी उनका काम कोई नहीं होता है, वो सभाएं करते भी हैं तो बस पिक्चर खिंचवाने के लिए करते हैं कि देखिए हम यहाँ आ गए हैं, हम यहाँ खड़े हैं। उससे क्या हो रहा है? कोई राजनीतिक बदलाव तो नहीं हो रहा है, सामाजिक बदलाव तो नहीं हो रहा है। फोटो पे सोशल मीडिया पे डालने से कोई सामाजिक, जब तक अंदर से चेतना नहीं जागेगी, जब तक हमें हमारे अधिकार नहीं पता चलेंगे, जब तक हमें अपने राइट्स नहीं होंगे पता, जब तक हम अपने मूल अधिकारों पे काम नहीं कर पाएंगे, तब तक कहाँ हम अपनी सरकार बना पाएंगे। और यही कारण है कि हम लोग अपनी सरकार नहीं बना पा रहे हैं और बिक जा रहे हैं। समाज इधर उधर भटक जा रहा है। उन्हें कौन समझाए कि फेसबुक या नेता बनने से या जानकारी पहुंचाना ही हमारा काम नहीं है। क्योंकि जब हम खाना भी खाते हैं तो वही प्रोसेस के बाद हमारे पास आता है, खेती होती है, गेहूं कटता है, उसके बाद फसल तैयार होती है, फिर उसके बाद ही कमाते हैं, तब वो रोटी आती है, जब मम्मी बनाती तब खाया जाता है। फेसबुक पे रोटी भी खाओ भाई, वो भी मिल रही है। जी। तो इट मीन्स मेरा जो सवाल था बिल्कुल सही सवाल था कि जब तक आप ग्रास लेवल पे, ग्राउंड लेवल पे काम नहीं करेंगे, तब तक आपकी राजनीतिक जड़ें मजबूत नहीं हो सकती हैं। बिल्कुल। दूसरा, मेरा इसको आप किस रूप में देखती हैं कि साहब काशीराम का एक कोट मुझे याद आ रहा है, जिस तरह से वो मतलब काम करते थे, उन्होंने परवाह नहीं थी, बार बार इस बात को रखते थे, जाने में मंजिल में चला था अकेला और लोग जुड़ते गए और कारवां बढ़ता गया। तो इसको किस तरह देखते हैं? आज कहीं दिखता है आपको? देखिए, आज तो लोगों को यही पता नहीं है चेतना क्या होती है, क्रांति क्या होती है, राजनीति क्या होती है। आज के नेताओं ने तो राजनीति को एकदम बना दिया है कि ये अरे भैया राजनीति में चले जाओगे तो बहुत बुरा हो जाएगा, इस तरह का बना दिया गया है। ठीक है। और रही बात कांशीराम जी की, तो जब उन्होंने साइकिल से पद यात्रा शुरू की तो लोगों के दिल में आया कि कुछ तो बात है जो ये हमें बताने आया है। ये हमसे कुछ लेने नहीं आया है, ये हमसे पेट्रोल का पैसा नहीं ले रहा है, डीजल का पैसा नहीं ले रहा है, खाने का पैसा नहीं ले रहा है। कुछ तो बात है, कुछ तो समर्पण है। जब ये चल के आ सकता है तो हम चलकर क्यों नहीं जा सकते? भाई ये तो प्रकृति का नियम है, एक सांस छोड़ने पर ही दूसरी सांस मिलती है। दूसरी तरह कांशीराम जी ने भी वही काम किया कि अपने आप को बताया, अपने अधिकारों को बताया, अपना पसीना बहाया, लोगों ने उनके लिए पसीना बनाया, तब जाकर ये बेसमेंट तैयार हुआ है जिसपे हम आज राजनीति को नीचे पायदान पे लाते जा रहे हैं। जबकि उन्होंने एक स्टैंड बनाकर हमें दिया था कि आप वो बनिए, क्या शासक बनिए, आपको नौकर बनने की जरूरत नहीं है। इस डिफरेंशिएट को कैसे देखते हैं कि कांशीराम साहब ने शादी नहीं किया पूरे उम्र भर,
और उन्होंने बहुत सारे महापुरुषों के लिटरेचर को पढ़ा, और उसके बाद जब उन्होंने ये तय किया, अपनी माँ को एक खत भी लिख दिया कि आज के बाद मैं कभी घर नहीं आऊंगा लौट करके, और गए भी नहीं, राइट जी। और मरे गिरने या किसी के जन्मदिन शादी ब्याह में भी वो कभी नहीं जाया करते थे। और आज अगर हम कंपैरिजन करें, क्योंकि मायावती जी को उन्होंने ये अपना एक शिष्या कह लीजिए, उत्तराधिकारी कह लीजिए, घोषित भी किया, तो मायावती और कांसीराम में क्या डिफरेंस नजर आता है? देखिए, कांसीराम जी, मायावती तो आज अपने परिवार के साथ रहती है, शादी नहीं की तो उससे क्या फर्क पड़ा? देखिए, हमारे उन्होंने शादी नहीं की, लेकिन उन्होंने पूरा जीवन हर 365 दिन का 24 घंटे समाज को दिया। इसको किस तरह देखते हैं? देखिए, जो कांसीराम जी थे वो गुरु थे, और जो मायावती जी थी उनके उत्तराधिकारी थे। ठीक है, एक अभिभावक की जो जिम्मेदारी होती है, उन्होंने वो जिम्मेदारी बखूबी समझी। बहन जी को उन्होंने बताया, बहन जी ने भी समझी, लेकिन बहन जी की प्रतिज्ञा और उनकी प्रतिज्ञा में जमीन और आसमान का अंतर है। आप एक जीवन है, आपको पता है कि वो दोबारा कभी नहीं मिलेगा, और आपने उस जीवन को समाज को दे दिया, और ना कोई विधायक, ना कोई सांसद, कोई लेना देना इस चीज से नहीं। कोई राष्ट्रपति का भी उनके पास ऑफर था, लेकिन वो राष्ट्रपति भी नहीं बने। अटल जी ने उनको दिया था ये ऑफर, फिर भी बने बने। उन्होंने कहा कि अगर मैं वहां बैठ जाऊंगा तो मेरे समाज को जगाने का काम कौन करेगा? भाई, एक निस्वार्थ भावना का कोई कंपैरिजन नहीं हो सकता है। बहन जी का और बहन जी का और कांसीराम जी का कोई कंपैरिजन नहीं है। गुरु गुरु होता है, तो गुरु से बढ़कर कोई नहीं हो सकता। दूसरा, जैसे कई लोग बोलते हैं, मैंने बहुत सारे मंचों पे सुना है, बड़े बड़े वकीलों को, प्रोफेसरों को, ये कहते हैं वो लोग कि बाबा साहब अंबेडकर किसी धर्म के खिलाफ नहीं थे। क्या आपको ऐसा लगता है बाबा साहब किसी धर्म के खिलाफ नहीं थे? बाबा साहब गलत के सपोर्ट में कभी नहीं थे, क्योंकि उन्होंने वो दर्द सहा, और उस दर्द के ही कारण उन्होंने इतना बड़ा फैसला लिया कि हम अपने समाज को गोलमेज सम्मेलन में जाके उन्होंने कहा, सबको लताड़ा, अपनी शिक्षा का सही यूज किया। उन्होंने बताया कि हम सब मनुष्य हैं, तो मनुष्यों में भेदभाव करने वाला धर्म कहां तक बड़ा होगा? तो आप मानते हैं इसका मतलब बाबा साहब हिंदू विरोधी थे? इसमें कोई, तो ये जो हमारे जो मोटिवेटर हैं आज के, चाहे प्रोफेसर हैं, इतना पढ़ने के बावजूद भी इस बात को एक्सेप्ट क्यों नहीं करते? क्योंकि सच को स्वीकार करने की क्षमता हर किसी में नहीं होता है। पढ़ना और समझना, या कहीं ऐसा तो नहीं कि ये लोग लालची हैं कि हमारा राजनीतिक करियर खराब हो जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल, अपना ही पर्सनल स्वार्थ। बाबा साहब ने आगरा में भाषण में कहा था कि मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया है, कि यही तो पढ़े लिखे लोग हैं, अपनी नौकरी करेंगे, बाबा साहब को मतलब नहीं है, अपने समाज के बच्चों से मतलब नहीं है, शोषण हो रहा है तो दूसरे का हो रहा है, तब खुद पे ना बीते तब तक इन लोगों की आंखें ना खुलती हैं, ना इन्हें मिशन समझ में आता है, ना बाबा साहब। लेकिन जब जूते पढ़ते हैं तो संविधान भी समझ में आता है, तब SC/ST एक्ट याद आता है। राइट। आप बाबा साहब के, अगर आप इतना नॉलेज रखती हैं तो बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञाओं को फॉलो करते हैं? बिल्कुल करते हैं। दूसरा, बहन जी को किस रूप में देखते हैं? क्योंकि जब एक महिला को सुप्रीमो साहब कांसीराम जी ने चुन दिया, तो आपको बसपा में महिलाओं की क्या भागीदारी या कुछ बड़ा कुछ दिखता है? देखिए, बसपा में महिलाओं की भागीदारी ज्यादा होनी चाहिए, इसका दायित्व बहन जी का है। क्योंकि बहन जी को ये पता होना चाहिए कि किसी भी पुरुष ने आज तक किसी महिला को आगे नहीं बढ़ाया। जो आपको अधिकार मिला था, तो आपको महिलाओं को आगे बढ़ाना चाहिए था, क्योंकि पुरुषों को तो पुरुष आगे ले जाते हैं, क्योंकि पुरुष प्रधान देश है, लेकिन महिलाओं को महिलाएं आगे नहीं ले जा सकती। ये बहुत बड़ा सवाल है, ये राजनीतिक चिंतन भी है कि अगर बहन जी नहीं रही तो कौन सी दलित ऐसी नेता होगी जिसे पुरुष प्रधान मानेगा? फिर तो महिलाओं की स्थिति पीछे चली जाएगी। हाँ, आपने दलित शब्द का इस्तेमाल किया, फिर मैं एक सवाल, मेरा दलित शब्द पे मुझे टीस होती है, दर्द होता है। मेरा एक सवाल है, 70-72 साल से वंचितों को, मैं बहुजन बोलता हूँ, बहुजनों को बाबा साहब ने कॉन्स्टिट्यूशन में गवर्नमेंट जॉब के अंदर रिजर्वेशन दिया, एजुकेशन में भी रिजर्वेशन मिला, पार्लियामेंट में भी रिजर्वेशन। जब हम 70 साल से उस रिजर्वेशन से हमको मजबूती भी मिली है, तभी आप आज यहाँ बैठे हैं, तभी आप लॉ कर रहे हैं, तभी आपने एक टीचर का ट्रेनिंग किया, BEd किया, तो फिर आप दलित कहाँ हैं? अब दलित कैसे आप कहते हैं?
देखिए वो एक्चुअली दलित मैंने अचानक से मेरे मुंह से निकल जी गया जी है, जी ठीक बोला। है। तो मैं ये चीज सोचते सुनते एक चीज क्या हो तो जाती है ऐसा माइंड उम्मीद में। कर सकते हैं आप में भी सुधार करना की अभी गुंजाइश नहीं है। देखिए, दुनिया में परफेक्ट कोई नहीं है। जो व्यक्ति ये परफेक्ट समझता है अपने आप को, वो मुझे नहीं लगता है कि बहुत बड़ा परफेक्ट है, तो बहुत ही गधा है जो अपने आप को परफेक्ट समझता है। क्योंकि लाइफ इज द लर्निंग पॉइंट। ये खत्म हो जाती है, लेकिन लर्निंग पॉइंट कभी खत्म नहीं होता है मेरे हिसाब से। मैंने जितना जाना है शिक्षा जी को, तो ये जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। इसमें अच्छा बुरा छोटा बड़ा ज्ञान सबको हो सकता है, लेकिन पूरक ज्ञान किसी को नहीं हो पाया है। अगर सिंबल ऑफ गॉड जिसे कहा जाता है, बाबा साहब अम्बेडकर, उन्हें भी मरते मरते समय तक किताबें लिखी और पढ़ी हैं, लेकिन उनका अध्ययन खत्म नहीं हुआ। अध्ययन करते करते लोग यथास्थिति में चले जाते हैं, लेकिन अध्ययन खत्म, ये लर्निंग पॉइंट कभी खत्म नहीं होता है। बहुजन समाज के लोगों को ऐसा क्या मैसेज देना चाहती हैं कि जो मुकाम साहब काशीराम मेहनत करके खड़ा कर पाए, वो दोबारा से हम खड़ा कर पाए? बस मैं यही चाहती हूँ कि आप सच में असली अम्बेडकरवादी हैं या कांसीराम जी को फॉलो करते हैं, तो आप अलग अलग मंचों पे नहीं, एक साथ दिखिए, यूनिटी दिखाइए, लोगों के अंदर चेतना पैदा करिए। हमें शासक बनना और हमें शासक बनाइए। अगर आप लोगों में इतनी क्षमता है और हमने आपको नेता बनाया है, तो आपके नेतृत्व में इतनी क्षमता होना चाहिए कि हमारा ही नेता होना चाहिए। लेकिन इसके पीछे भी एक कारण है कि यहाँ पर जाति का परसेप्शन मुझे ज्यादा दिखता है। देखिए, जाति का परसेप्शन है तो आप अम्बेडकरवादी नहीं है, जाहिर सी बात है। जी आपकी कथनी और करनी में फर्क नहीं होना चाहिए, तब जाके हम एक समुदाय को, एक साम्राज्य को स्थापित कर पाएंगे। नहीं तो हम ऐसे वर्गों में बटे रहेंगे और आपस में लड़ते रहेंगे। तीसरे व्यक्ति को हम शासक बनाते रहेंगे, वो आपस में लड़ाता रहेगा और हमेशा टुकड़ों की तरह हम बिखरे रहेंगे। हमारी बहन बेटियों के साथ अन्याय होता रहेगा और हम देखते रहेंगे। तो साथियों, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। आप सुन रहे थे अभी हमारे चैनल पर केतन चक जी को। मैं उनको बहुत बहुत साधुवाद करता हूँ। उन्होंने अपनी बात बहुत अच्छे से आपको बहुत अच्छे अंदाज में भी बाकी से रखी है। उम्मीद करते हैं कि आप उससे कुछ सबक लेकर के और बहुजन समाज को मजबूत करने का काम करेंगे। धन्यवाद। आप हमारे चैनल बहुजन दस्तक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर सब्सक्राइब करें, ताकि हम इसी तरह ऐसे युवाओं युवतियों को अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों तक उनकी बात को रखने में कामयाब हो सकें। और एट्रोसिटीज़ पर भी हम न्याय दिलाने का काम करते हैं पूरे देश में। कोई भी एट्रोसिटी होती है तो आप बहुजन दस्तक के नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं, ताकि हम आपको हमारे चैनल बहुजन दस्तक को लाइक शेयर सब्सक्राइब देखना मत भूलिएगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय। धन्यवाद। चैनल आर्थिक समस्या से गुजर रहा है। अगर आप बहुजन समाज में बाबा साहेब अम्बेडकर और तथागत बुद्ध की विचारधारा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, तो हमें आर्थिक सहयोग प्रदान करें, ताकि हम अपने चैनल के माध्यम से देश विदेश में समता, बंधुता, एकता और संवैधानिक अधिकारों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। आप अपनी सहायता राशि नीचे लिखे खाते में जमा करा सकते हैं। खाता धारक गौतम रत्ना, खाता संख्या 3169576865 IFSC कोड SBIN 0060336, बैंक भारतीय स्टेट बैंक। आप हमारे बैंक खाते का विवरण स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। रोको मत, हमें टोको मत, हमें आगे बढ़ते जाना है। जय भीम का नारा लगाना है, जय भीम का नारा लगाना है। जय भीम, जय भीम। मैं गौतम रत्ना आपका बहुजन फिल्म प्रोडक्शन में स्वागत करता हूं। और आप हमारे प्रोडक्शन हाउस के अंदर अपना कैरियर बना सकते हैं एज ए फिल्म डायरेक्टर, एज ए प्रोड्यूसर एंड एक्टर एंड एक्ट्रेस एंड एडिटर एंड सिनेमाटोग्राफर ऑल्सो। अगर आपको फिल्म से रिलेटेड कुछ भी प्रोजेक्ट आपको बनवाना है, तो हमारे पास में पूरा सेटअप है, जिसमें फिल्म कैमरा है, शूटिंग लाइट्स है और एडिटिंग है। सारा A to Z एक ही जगह पर आपको हमारे यहाँ पर मिल जाएगा। तो दोस्तों, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे नंबर्स पर 9810085714 और 8510005714। हमारे वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं www.filmserviceindia.com और हमें मेल भी कर सकते हैं gautamfilmsproduction@gmail.com पर। धन्यवाद।